वेलकम बैक टू काशिब एजुकेशन। और मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं इन द लेक्चर सीरीज ऑफ इकोनॉमिक जोलॉजी, और उसका नाम है एपीकल्चर। तो स्टूडेंट्स, पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि विच हनी वी स्पीसीज इज कॉमनली डोमेस्टिकेटेड इन इंडिया। इंडिया में कौन सी हनी वी को सबसे ज़्यादा डोमेस्टिकेट किया जाता है। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्पीसीज ऑफ हनीबीज इन इंडिया। कौन कौन सी स्पीसीज जो है वो इंडिया में रेयर की जाती हैं। हनीबीज का लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, उनकी कॉलोनी की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसकी डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हनीबीज आपस में कम्युनिकेट कैसे करती हैं, बी कम्युनिकेशन की बात होगी। हनी की एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है साइंटिफिकली, और बी डिसीजेज क्या क्या होते हैं, क्या क्या बी डिसीजेज हो सकते हैं हनीबीज को जब हम पालते हैं तो। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हनी बी की इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं हम थोड़ी सी। तो एपीकल्चर क्या होती है? व्हाट इज एपीकल्चर? इट इज द साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एंड मैनेजिंग हनी बीज। तो हनी बीज को साइंटिफिक तरीके से पालना जो एपीकल्चर कहलाता है, और फिर उससे जो प्रोडक्शन होती है, किस चीज़ की है, हनी की प्रोडक्शन होती है, वीज वैक्स की प्रोडक्शन होती है, और दूसरे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो है वो इससे निकल के आते हैं। तो एपीकल्चर इसलिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट ब्रांच है ये जूलॉजी की, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी में थ्रू द एक्ट ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब है कि ये फूलों की पॉलिनेशन करती है, एक फूल से पोलन्स को दूसरे फूल तक जो कैरी करती है और ट्रांसमिट करने का काम करती है। अब इससे क्या है, इसके साथ साथ में जो है ये पॉलिनेशन के अलावा जो है वो हनी भी प्रोड्यूस करती है, और वैक्स मिलता है हमें उससे, और ये क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाती है पॉलिनेशन के थ्रू। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सर्विस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इससे क्या होता है, पॉलिनेशन से जो है वो फूलों की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, और फ्रूट फॉर्मेशन और सीड फॉर्मेशन जो है वो उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है, अच्छी क्वालिटी के सीड्स बनते हैं। तो एपीकल्चर जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो चाहे अर्बन एरियाज़ हो। तो और ये साथ में जो है वो इंडस्ट्रीज़ में जो फूड हैं, जैसे कि हनी हो गया, या और जो प्रोडक्ट्स हो गए जहाँ पे यूज़ किया जाता है हनी को, जैसे कॉस्मेटिक्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है, और एग्रीकल्चर में काफ़ी हनी बी की एप्लीकेशन है। तो ड्यू टू इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो है, जो बी कीपिंग जो है एक बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, और ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है पूरी दुनिया भर के जो है वो देशों में। तो थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं कि एपीकल्चर क्या है। इट इज़ द साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ हनी बीज। किस चीज़ के लिए? हनी की प्रोडक्शन के लिए, बीज वैक्स की प्रोडक्शन के लिए, और कमर्शियल प्रोडक्ट्स के लिए। और इसका रोल जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा है, अर्बन इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा है। और हनी बीज जो हैं वो पॉलिनेशन करती हैं क्रॉप्स का, तो ये इकोसिस्टम में इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बेनिफिट्स क्या है एपीकल्चर के? हनी बी की और बीज वैक्स की प्रोडक्शन होती है, पॉलिनेशन होता है क्रॉप्स का, और रूरल एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रूरल अर्बन जो भी है, और मेडिसिनल और कमर्शियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी मात्रा में जो है उनकी एनहेंसमेंट हो जाती है। अब हम स्पीसीज़ के बारे में बात करते हैं कि हनी बी की स्पीसीज़ जो है वो कौन-कौन सी स्पीसीज़ जो है वो इंडिया में पाली जाती हैं। तो इंडिया में वैसे तो बड़ी सारी स्पीसीज़ हैं हनी बीज़ की, और उनको हम पहचान पाते हैं उनके साइज़ की वजह से, नेस्टिंग बिहेवियर की वजह से, या उनकी हनी प्रोडक्शन की वजह से। और इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ की बात करें तो इंडिया की नेटिव स्पीसीज़ जैसे कि एपिसिराना इंडिका, और उसको कॉमनली जो है वो हम इंडियन हाइव बी भी कहते हैं, और इसको डोमेस्टिकेट करते हैं बड़े सारे लोग जो है वो अपनी ट्रेडिशनल बी कीपिंग मेथड से, चाहे वो घर में अलमीरा के अंदर हो, जो डार्क स्पेसीज हैं घर के अंदर, या कहीं भी दीवार के अंदर, तो ये वहाँ पे नेस्ट करती है। बॉक्सेस में हो सकती है, कंटेनर्स में हो सकती है, मटकों में हो सकती है। तो ये हनी बी स्पीसीज जो बड़ी कॉमनली इंडिया में बी कीपिंग प्रैक्टिस में हमारी ट्रेडिशनल में लाई जाती है। दूसरी बी स्पीसीज है एपिस डॉर्सेटा, ये जाइंट हनी बी भी कहते हैं इसको, और इसको रॉक बी भी कहा जाता है। अब ये काफ़ी एग्रेसिव होती है, और ये अपना जो छत्ता जो है वो खुले में बनाती है, चाहे वो पेड़ों के ऊपर हो हाइट पे, या छत से लटका हुआ हो, तो ओपनली बनाती है, और काफ़ी बड़ा हाइव होता है। और ये एग्रेसिव भी होती है, तो ये ज़्यादातर जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर के कारण स्टिंग बहुत ज़्यादा कर देती है। तो बड़े सारे केसेस हमें सुनने को मिलता है कि हनीबीज ने काटा, और इतनी सारी हनीबीज ने काट लिया कि इंडिविजुअल की डेथ हो गई। तो ये वाली हनीबी जो है वो ज़्यादातर जो है वो एग्रेसिव होती है और काटती है, और इसको डोमेस्टिकेट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो अभी तक इसको पाला नहीं गया है, रियर नहीं किया गया है। ये अपने आप वाइल्ड में अपना छत्ता बनाती है और शहद तैयार करती है।
फिर तीसरी स्पीसीज है जो इंडिया की नेटिव स्पीसीज है, एपिस फ्लोरिया, और ये सबसे छोटी होती है साइज़ में, लिटिल हनी बी भी कहा जाता है इसको। तो ये भी स्टिंग कर सकती है, पर ये थोड़ी शाई नेचर की होती है, तो ये बिल्कुल जो है वो मतलब छुप के रहती है, और बड़ी कम हाइट पे, जैसे बुशेज़ हैं या फिर छोटे वाले पेड़ हैं, उन पे ये अपना छत्ता बनाती होती है। तो ये एक्सपोज़्ड कॉम्ब बनाती है, ये भी खुले में छत्ता बनाती है, पर ये थोड़ा-सा कैमोफ्लेज के साथ बनाती है, छुप के बनाती है थोड़ा-सा, ताकि जो इसको सनलाइट और एरेशन जो है वो प्रॉपरली आ सके। और ये इसकी अगर छत्ते की हाइट देखें तो कोई 5 से लेके 10 फीट तक की हाइट की रेंज तक ये अपना छत्ता बना के रखती है। और ये तीनों स्पीसीज़ जो हैं वो सारी नेटिव स्पीसीज़ हैं इंडिया की, एपिस सिराना इंडिका, एपिस डोर्सेटा एंड एपिस फ्लोरिया। फिर चौथी स्पीसीज जो इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है, दैट इज़ एपिस मेलिफेरा। इसको यूरोपियन हनी बी भी कहते हैं और इटालियन हनी बी भी कहते हैं, और ये अ, इंडिया में जो है वो एक्सोटिक स्पीसीज है, ये एक्सपोज की गई है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है। ये इंडियन स्पीसीज नहीं है, पर काफ़ी यहाँ पे अडेप्ट कर गई, और यहाँ पे लोग जो है वो इसको काफ़ी कमर्शियल यूज़ में जो है वो कमर्शियल बी कीपिंग में यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी हनी यील्ड भी जो है वो साइंटिफिक तरीके से होती है, इसको साइंटिफिक तरीके से पाला जाता है, हनी की हार्वेस्टिंग भी साइंटिफिक तरीके से की जाती है। तो काफ़ी कंट्रोल्ड कंडीशंस में रहती है ये, और इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, तो इसको पालना ज़्यादा आसान है। एक चौथी बी स्पीसीज भी होती है, उसको पांचवी बी स्पीसीज जिसको स्टिंगलेस हनी बी कहा जाता है, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट अभी हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ में देख लेते हैं। इसका नाम है ट्राइगोना इरिडिपेनिस। तो ये ट्राइगोना जो है, ये इसको स्टिंगलेस हनी बी कहा जाता है, मतलब इसकी जो जेनिटली है वो स्टिंग में नहीं बदली होती, तो ये स्टिंग नहीं कर सकती ये, और बहुत छोटे साइज की होती है, तो ये छोटी छोटी मतलब डार्क प्लेसेस में ये नेस्ट करना पसंद करती है, और इसका हनी भी मेडिसिनल वैल्यू का होता है। तो फ्लावर्स पे ये विजिट करती रहती है और अपना नेक्टर इकट्ठा करती है। तो ये बहुत बड़ा हाइव नहीं बनाती, ये छोटा-सा हाइव होता है इसका, तो मतलब इसमें इतनी ज़्यादा बल्क में जो है वो हनी प्रोडक्शन नहीं होती है। फिर स्पीशीज़ के अगर हम थोड़ा-सा रिकैप कर लें, तो हनी बी की स्पीशीज़ जो है एपिस डोर्सेटा, उसको रॉक बी कहा जाता है, और वो लार्ज भी होती है, सिंगल लार्ज कॉम्ब बनाती है ट्रीज़ और क्लिप्स के ऊपर रूट्स से लटका के। एपिस सेराना इंडिका ये डार्क में नेस्ट करती है, इंडियन हाइव बी कहा जाता है इसको, और मॉडरेट हनी प्रोड्यूसर है, और डोमेस्टिकेट किया जाता है, इसको पाला जा सकता है। एपिस फ्लोरिया ये भी वाइल्ड में रहती है, लिटिल हनी बी होती है, स्मॉल साइज होता है, और ये सिंगल कॉम्ब बनाती है एपिस डॉर्सेटा की तरह खुले में, और इसको भी डोमेस्टिकेट अभी तक नहीं किया गया है। एपिस मेलिफेरा जो है, इसको यूरोपियन हनी बी या इटालियन हनी बी कहा जाता है, और इसको हम कमर्शियल स्केल पे जो है वो यूज़ करते होते हैं अपने इंडिया में, और वर्ल्ड ओवर जो है इसका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक जो है वो एपिकल्चर में। और ट्राइगोना इरिडिपेनिस जो है वो स्टिंगलेस बी है, और ये इसके स्टिंग नहीं होता, तो इसका हनी जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, और ये जो है वो ये भी शाई नेचर की होती है, और मतलब बड़ी ज़्यादा ट्रेंड में नहीं है, कि ये भी वाइल्ड में रहती है। फिर अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की। तो हनी बी का लाइफ साइकिल कैसा हो सकता है, मतलब इसकी लाइफ की स्टेजेस कौन कौन सी रहती हैं। तो हनी बी की लाइफ स्टेजेस जो है वो इट एग्जिबिट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब कि इसमें जो है एग से लेके एडल्ट तक जो है वो अलग अलग स्टेजेस होंगी। एग होगा, लार्वल स्टेज होगी, प्यूपा होगा, और फिर एडल्ट बनेगा। तो ये चारों स्टेजेस जो है इसमें हम देख सकते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। तो जो क्वीन है ये एग ले करती है, और जो सेल्स हैं हनीकॉम्ब में, सेल्स हेक्सागोनल सेल्स होते हैं, उनके बीच में एग लेइंग की जाती है, उन सेल्स को वर्कर्स बनाती है, और ये एग्स जो हैं उसमें हैच होते हैं, और फिर वो लार्वा बनते हैं, और वो 3 दिन तक जो है वो उस स्टेज में रहते हैं, और लार्वा स्टेज के बाद जब उसमें फीडिंग कराती है वर्कर बीज, तो यंग बी बन जाती है, और उनको वर्कर बीज फीड कराती रहती हैं। कौन से फूड से? रॉयल जेली से। और फिर वो उसकी डेवलपमेंट जो है वो प्रोग्रेस में रहती है, और लार्वा जो है वो प्यूपा में बदल जाते हैं, और प्यूपा जो है वो सील्ड सेल्स के अंदर रहते हैं, कॉम्ब के अंदर। और प्यूपल स्टेजेस में क्या होता है कि जो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो होते रहते हैं, जैसे उसकी माउथ पार्ट्स का आना, उसकी लेग्स का आना, विंग्स का आना, एंटीने का आना। तो वो प्यूपल स्टेजेस में चेंजेस चलते रहते हैं उसके। और जब वो बाहर निकलती है, तो वो एडल्ट बन के निकलती है। जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाती है, उसके विंग्स, लेग्स और माउथ पार्ट्स और पूरी बॉडी कंप्लीटली फॉर्म हो जाती है, अब वो फ्लाइट के लिए रेडी हो जाती है, तो फिर एग है वो जो सेल है उससे वो बाहर निकल आती है। तो टोटल डेवलपमेंटल पीरियड्स देखा जाए तो तीनों जो कास्ट हैं हनी बी की, जैसे क्वीन, ड्रोन और वर्कर, अलग अलग है। तो क्वीन जो है वो अपनी डेवलपमेंट जो है वो लगभग 16 दिन में, 16 डेज के अंदर कंप्लीट कर लेती है, जबकि जो वर्कर है
उसकी डेवलपमेंट जो है अप्रॉक्सीमेटली 21 डेज़ का पीरियड रहता है और ड्रोन की डेवलपमेंट जो है वो 24 डेज़ तक जो है वो कंप्लीट होती है। मतलब तीनों की जो है वो अपनी-अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेज़ हैं, अलग-अलग डेवलपमेंटल टाइम रेंज है जिसमें वो डेवलप होती हैं कंप्लीटली। और एडल्ट जो है इमर्जेस फ्रॉम द सेल एंड बिगिंस इट्स रोल विद इन द कॉलोनी। फिर जैसे ही उसकी इमरजेंस हो जाती है तो जो एडल्ट जो है वो अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम साइकिल देख सकते हैं, एग लार्वा, लार्वा डे 10 तक, फिर प्यूपा डे 14 तक, फिर प्यूपा 18 तक और एडल्ट जो है 21 डेज़ में। तो ये जनरली जो है वो वर्कर हनी बी का लाइफ साइकिल है। ऐसे ही करके 16 डेज़ और 24 डेज़ जो है वो ड्रोन हनी बी का भी लाइफ साइकिल होता है। अब हम थोड़ा-सा रिकैप ले लेते हैं यहाँ पे। रिकैप में हम देखेंगे कि जो हनी है उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, ये याद रखने वाली बात है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या है कि उसमें हर एक स्टेज जो है वो पुरानी और अगले वाली स्टेज से डिफरेंट है। 4 स्टेजेस हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, और वो चारों एक दूसरे से मैच नहीं करती। अगर हम कास्ट की बात करें, उसके डेवलपमेंटल पीरियड की बात करें, तो जो क्वीन है उसमें 16 दिन में उसकी डेवलपमेंट पूरी होती है, वर्कर की 21 डेज में और ड्रोन की 24 डेज में पूरी हो जाती है। एग जो है लेड बाय द क्वीन इन द ब्रूड सेल्स, क्वीन एक ही होती है पूरी कॉलोनी में। और लार्वा जो है उसको वर्कर रॉयल जेली से फीड कराते हैं इनिशियली, और बाद में वो वर्कर क्वीन और ड्रोन को अलग अलग फीडिंग से जो है वो सर्व करते हैं। और प्यूपा जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, सील सेल्स के अंदर ही ये चलती है और एडल्ट हनी बी में डेवलप हो जाते हैं। और एडल्ट जो है वो वर्कर, ड्रोन और क्वीन की फॉर्म में जो है वो बाद में इमर्ज होते हैं कॉलोनी के अंदर। अगर हम कॉलोनी की ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो कॉलोनी में मेनली जो है वो 3 कास्ट होते हैं, और ये तीनों ही कास्ट जो हैं इनको हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। पहला है क्वीन। क्वीन जो है वो सिंगल ही होती है, एक ही होती है और बड़े साइज़ की होती है। वर्कर जो है वो मैक्सिमम जो नंबर जो होता है कॉलोनी के अंदर इंडिविजुअल्स का, वो वर्कर ही होते हैं। और ड्रोन जो है ये सीज़नल होते हैं, इनको जब रिक्वायरमेंट होती है कॉलोनी में इनकी, इनको तभी प्रोड्यूस किया जाता है जब मेटिंग का टाइम होता है, जब नई क्वीन इन्होंने बनानी होती है। अब क्वीन जो है वो फर्टाइल मेल फीमेल होती है। ये क्वीन एक फर्टाइल फीमेल होती है जो कि कॉलोनी में जिसका काम जो है सिर्फ एग लेइंग है और पॉपुलेशन को जो है वो मेंटेन करके रखना अपने हाइव के अंदर। तो ये एक क्वीन सब्सटेंस सिक्रीट करती है, एक फेरोमोन सिक्रीट करती है, जिससे वर्कर्स इसके आसपास ही रहते हैं और इसको सर्व करते हैं। अब ये जो है एक दिन में लगभग 1500-1600 के करीब जो है वो एग ले कर सकती है, जब उसको एक अच्छा कंडीशंस सूटेबल फेवरेबल टाइम सीजन मिल रहा होता है। और ये सेवरल ईयर्स तक जो है वो सर्वाइव कर सकती है। तो 3 से लेके 6 साल तक भी इसका लाइफ स्पैन होता है। और जो वर्कर्स होती हैं वो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, मतलब कि वो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द एग्स। तो उनका काम सिर्फ कॉलोनी में अदर देन रिप्रोडक्टिव काम, सारे काम उन्हीं के हैं, चाहे वो फ्रेजिंग का काम हो, चाहे नर्सिंग का काम हो, चाहे नरिशिंग का हो, डिफेंस का काम हो, एरेशन का काम हो, वाटर का काम, कोई भी काम हो, वो सारे काम जो है वो फीमेल वर्कर्स ही देखते हैं। और उसमें मेजॉरिटी जो है कॉलोनी की, तो जो वर्कर्स हैं वही होते हैं, और उनके जो है वो बड़े सारे काम जैसे मैंने गिना दिए। और उसके बाद जो है ड्रोन की बात करते हैं, तो ये मेल मेंबर होते हैं कॉलोनी के अंदर, और जब इनकी ज़रूरत होती है इनको तभी तैयार किया जाता है। और प्राइमरीली इनका काम क्या है, टू फर्टिलाइज द क्वीन, उसको जो है वो स्पर्म्स प्रोवाइड करना, और जिससे जो है वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो प्रोड्यूस कर सके। तो इनका जो काम जो है वो कॉलोनी के अंदर और कोई काम नहीं है अदर देन फीडिंग एंड अदर देन रिप्रोडक्शन। तो ड्रोन्स और वर्कर और क्वीन की हम एक यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। तो ये एक इमेजिनरी पिक्चर है, इसमें सेंटर में क्वीन दिखाई गई है। तो क्वीन के अगर हम एब्डोमेन देखें तो कंपैरेटिवली बॉडी के प्रोपोर्शन में ये ज़्यादा लंबा है, और इसके जो विंग्स हैं वो पूरे एब्डोमेन को नहीं घेरते हैं, तो क्वीन का दूर से ही पता चल जाता है। और जो ड्रोन है, ड्रोन के जो विंग्स हैं काफ़ी बड़े होते हैं, और एब्डोमेन जो है वो चौड़ा होता है, ज़्यादा ब्लंट होता है, और इसकी आँखें बड़ी-बड़ी होती हैं। और यहाँ पे इसका कलर जो है वो सभी का सेम दिखाया गया है, पर कलर जो है ड्रोन का जो है वो जेट ब्लैक होता है, तो इसकी दूर से पहचान हो जाती है। और ये सुस्त होता है, ये स्लो होता है, तो ये सिर्फ़ खाने-पीने का ही काम करता है ज़्यादातर अपनी लाइफ़ में। और बर्कर जो है वो इन दोनों के कंपैरिज़न में इनकी बॉडी का साइज़ छोटा होता है, और विंग्स का प्रोपोर्शन और एब्डोमेन का प्रोपोर्शन बॉडी के जो वो फंक्शन के हिसाब से जो है वो बिल्कुल एडेप्टेबिलिटी होती है उसकी। तो थोड़ा-सा हम रिकैप ले लेते हैं जो तीनों कास्ट का। तो तीनों कास्ट में सबसे पहले हमने क्वीन की बात करी, ये फर्टाइल फीमेल होते हैं। मतलब ये अंडे ले कर सकते हैं, और एक दिन में 1500 से लेके 2000 तक ये अंडे ले कर सकते हैं, और ये फेरोमोन सिक्रीट करती है ताकि कॉलोनी में यूनिटी बनी रहे, और इसका लाइफ स्पैन जो है वो 5 साल तक होता है, 5-6 साल तक। वर्कर जो है वो स्टेराइल होते हैं और फीमेल होते हैं, और ये कॉलोनी में बड़े सारे काम करते हैं। ये स्टेज स्पेसिफिक होते हैं, एज स्पेसिफिक होते हैं, और लाइफ स्पैन इनका जो है वो लगभग
3 महीने तक होता है, 3 से 4 महीने तक होता है। और ड्रोन जो है वो मेल्स होते हैं और इनका काम सिर्फ फर्टिलाइजेशन है, क्वीन के साथ जो है वो मीटिंग है, और ये जो कॉलोनी के दूसरे काम नहीं करते, जो लेबर वाले काम होते हैं। जब इनकी जरूरत नहीं होती तो इनको एक्सपेल कर दिया जाता है कॉलोनी में से, इनको मार दिया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें थोड़ा सा, हम इसको भी डिटेल में कर लेते हैं। तो ये हनी बीज में बड़े अच्छे से देखा जाता है क्योंकि ये सोसाइटी में रहती है, और पर्टिकुलरली जो है ये इनमें वर्कर्स में देखने को मिलती है। उन्होंने काम बांटे हुए होते हैं, तो वर्कर जो है वो अपनी एज के हिसाब से काम करती है। जो पर्टिकुलर एज में उनको वो काम करना ही पड़ता है, चॉइस नहीं होती इसमें कोई भी। तो इसको पॉलीएथिज्म कहा जाता है, इस बिहेवियर को। ए फिनोमेना इज नोन एज पॉलीएथिज्म, मतलब वर्कर जो है चेंजेस देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एज। सो इस फेनोमेना को क्या कहा जाता है? पॉलीएथिज्म। जो नए एमर्ज वर्कर्स होते हैं उनका क्या काम होता है? वो पहले कुछ दिनों में क्लीनिंग करते हैं सेल्स की, हाइव के सेल्स की, और जैसे थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं तो फिर वो फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो नए वाले लार्वा बन रहे होते हैं। उसके बाद वो क्वीन को अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद, लगभग 10 दिनों के बाद जो है वो वैक्स को स्क्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके जो वैक्स ग्लैंड्स होते हैं वहां से उनकी वैक्स की स्क्रीशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद वो जो हाइव है उसकी कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं, जिसको हनीकॉम्ब कहते हैं। और जैसे ही हनी बीज जो है वो वर्कर्स ओल्ड हो जाते हैं, तो फिर वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, जो इंट्रूडर जो उनके हाइव में एंटर करने की कोशिश करते हैं। और लास्ट में वर्कर्स जो हैं वो फिर फोरेजिंग का काम करते हैं, मतलब नेक्टर को फूलों से कलेक्ट करना, और फिर वो नेक्टर कलेक्ट करते करते जो है वो अपनी सर्विसेज जो है, लगभग उनकी लाइफ पूरी हो जाती है, और फिर उसके बाद उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन है टास्क की, काम की, इससे क्या है, सर्वाइवल होता है कॉलोनी का, कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, तो जनरेशनल जो है वो ओवरलैपिंग चलती रहती है, तो काम कॉलोनी में बड़े स्मूथली चलता रहता है, कि एक जनरेशन को अगले वाली जनरेशन बड़ी स्मार्टली जो है वो रिप्लेस करती है। सो इट इज़ द प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर, और वो सारा एज डिपेंडेंट होता है। तो इस बिहेवियर को यूज सोशलिटी कहा जाता है, कि पूरी सोसाइटी की फॉर्म में जो है वो हनी बीज रहती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक टेबल में रिकैप दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि 1 से 3 दिन तक जो है वो क्लीनिंग का काम करना सेल्स का, फीडिंग का काम करना लार्वे का, वैक्स क्रिएशन करना, कॉम बिल्डिंग करना, फिर गार्डिंग का काम करना डिफेंस का, फिर फोरेजिंग का काम करना। तो ये जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती फिर वो फोरेजिंग का काम करते हैं। So these age-related वर्क डिवीजन इज नॉन एज पॉलीएथिज्म। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इनका, कि आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो इनका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, फूड ढूंढना होता है, तो इतनी बड़ी कॉलोनी कम्युनिकेट कैसे करना है। तो इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया हुआ है, और इसको डिकोड करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल वॉन फिश। तो उन्होंने 1971 में ये डिकोड किया था, और उन्होंने उनको इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। तो एंटोमोलॉजी में नोबेल प्राइज़ लेने वाले एक ही साइंटिस्ट हैं, कार्ल वॉन फिश, और उन्होंने मतलब बड़े स्मार्टली इनको डिकोड किया। तो इसमें क्या होता है कि हनीबीज जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कम्युनिकेट करती हैं वर्कर्स। तो वो नेक्टर का सोर्स या फॉरेस्ट सोर्स जो है वो ढूंढती है, और दूसरे जो मेंबर्स हैं कॉलोनी के उनको आके वो बताती हैं। और बताती कैसे हैं? वो डांस करके बताती है, उसको बी डांस कहते हैं। तो इसमें 2 किस्म का डांस होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, और एक है राउंड डांस और दूसरा है वैगल डांस। तो राउंड डांस इंडिकेट्स दैट फूड सोर्स इज नियर बाई, बहुत नज़दीक है, हाईवे के बहुत नज़दीक है, और विद इन शॉर्टर डिस्टेंस, वो 50 से 100 मीटर तक का डिस्टेंस हो सकता है। दूसरा डांस है वैगल डांस। तो वैगल डांस जो है वो ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है दूर लोकेटेड जो है वो नेक्टर सोर्स की, और उसमें वो साथ में डायरेक्शन भी बताता है, डिस्टेंस के साथ में वो 2 चीज़ें बताता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन। तो फूड सोर्स किस डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है। तो ये वो कॉलोनी में आके जो जब वो वैगल डांस करता है, तो जो फीमेल वर्कर भी जो है जब आके अपनी कॉलोनी में वैगल डांस करती है, तो साथ में वो डायरेक्शन भी बताती है, और दूसरे वाले उसको फॉलो करते हैं, और फिर एग्जैक्टली उसी जगह पहुंचते हैं जहां उसने लोकेट किया था, इंडिकेट किया था उसको। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि राउंड डांस, तो हनी भी जब अपनी कॉलोनी में आती है तो आके वो राउंड घूमती है, और फिर वो बार बार उसी साइकिल में रिपीट करती है। तो इसको राउंड डांस कहा जाता है। तो इससे बाकियों को पता चल जाता है कि हनी का सोर्स है वो नज़दीक ही है। और दूसरा है वैगल डांस, उसमें जब वो लैंड करती है आके हाइव के ऊपर, तो जब वो 8 शेप में जब ट्रेवल करती है, तो ये ऐसे सेंटर में जब आती है तो अपना एब्डोमेन हिला के फिर पता चल जाता है, फिर दोबारा से रिपीट करती है। तो 8 वाले ट्रेंड में ये बार बार रिपीट करके जो है वो औरों को इंडिकेट कर देती है, डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों को। तो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। हनी बी का जो कम्युनिकेशन है, डांस लैंग्वेज है, उसको किसने डिस्कवर करा था? कार्ल वॉन फिश।
और उन्होंने इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी पाया। और राउंड डांस जो है दैट इंडिकेट नियर बाई फूड एंड वैगल डांस इंडिकेट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द फूड, और वो दूर होता है, फार ऑफ डिस्टेंस। तो ये 1 किलोमीटर तक भी हो सकता है, 1.5 किलोमीटर तक भी हो सकता है ये डिस्टेंस। और इससे क्या है, नेक्टर और पोलन सोर्सेज का बाकी हनी बीज को पता चल जाता है। अब बी कीपिंग मेथड्स और इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ट्रेडिशनली जो है वो हनी बीज जो है वो इंडिजिनस मेथड से जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हनी की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती है। और अगर हम उसको साइंटिफिकली करें तो हम उसको जब बॉक्सेस में रियर करते हैं, और जिन बॉक्सेस में रियर करते हैं जनरली जो है वो लैंगस्ट्रॉथ हाई बॉक्स होता है और एक न्यूटन हाई बॉक्स होता है, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया जाता है। तो उसमें फ्रेम्स होती हैं बॉक्स में, और एक्सट्रैक्टर होते हैं, और उसकी कैप होता है, लिड होते हैं, तो कुछ उसके यूनिट्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिजिनस मेथड में हमारी क्या रहता है कि हनी बी को सिंपल स्ट्रक्चर जैसे कि क्ले पॉट्स हो गया, हॉलो ट्री ट्रंक्स हो गया, बैम्बू सिलेंडर्स हो गया, वॉल कैविटी हो गया, बॉक्स हो गया, अलमीरा हो गया, तो उसमें हम उनको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, बाकी सारा काम हनी बीज ही परफॉर्म करती है। तो जब हमें लगता है कि अब हनी की हार्वेस्टिंग अच्छी हो गई है तो हम उसको वाइल्ड तरीके से पूरी कॉलोनी में से जो है वो जो हाइव की कॉम्ब है उसको निकाल के हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो उसमें उसकी ब्रूड भी बड़ी सारी ब्रूड जो है वो मर सकती है। तो ये जो है ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। इससे क्या होगा कि मतलब अगर ब्रूड उसमें से मर गई तो उसको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे ब्रूड तैयार करने में और वैक्स की जो मेंटेनेंस में। अब दीज मेथड्स आर इनएक्सपेंसिव बट इनएफिशिएंट बिकॉज द कॉम्ब्स आर ऑफन डिस्ट्रॉयड। सो इससे क्या होगा, लो प्रोडक्टिविटी होगी। अगर मॉडर्न बी कीपिंग की बात करें तो ये यूज़ मूवेबल फ्रेम्स और हाइव्स, जिसको लैंगस्ट्रॉथ हाइव कहा जाता है। और इससे क्या होता है कि कॉलोनी को हम अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और जो पेस्ट और डिसीजेज है उनका भी पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, उनको कंट्रोल भी आसानी से कर सकते हैं। और अगर किसी में डिजीज़ है तो हम उस फ्रेम को ही एक्सट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, जो कि कॉलोनी को नुकसान पहुंचा रही है। तो मॉडर्न वी कीपिंग जो है इसमें बड़े सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, अप्लाइंसेस की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्मोकर्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम जो हनी बीज को हटा सकें, और हाई टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो हटाने का काम करते हैं। और ये जो फ्रेम्स हैं, ब्रशेज़ हैं, कॉम्ब्स हैं, हनी एक्सट्रैक्टर हैं, ये भी और कंपोनेंट्स हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। अगर हम इंडिजिनस मेथड से देखें, तो इंडिजिनस मेथड्स में क्या है, थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं हम। इंडिजिनस मेथड्स में क्ले पॉट्स होते हैं, होलो लॉग्स हो सकते हैं, बैम्बू हाइव्स हो सकते हैं, वॉल हाइव्स हो सकते हैं, बॉक्सेस हो सकते हैं, अलमीराज़ हो सकते हैं। तो इनमें लो प्रोडक्शन रहती है हनी की, और डिस्ट्रक्शन हो जाती है कॉम्ब की, तो हनी हंटिंग हो जाती है। और साइंटिफिक तरीका नहीं है ये, तो हम कॉलोनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। उनके ही कम्फर्ट के हिसाब से हमें उनको स्पेस देना पड़ता है। पर अगर मॉडर्न बी कीपिंग के हिसाब से देखें तो उसमें बड़े सारे जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे हाइव स्टैंड है, बॉटम बोर्ड है, ब्रूड चैम्बर है, सुपर चैम्बर है, फ्रेम्स हैं, कवर हैं। तो ये प्रॉपर यूनिट होती है और वो मूवेबल होती है। हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस भी हम कैरी कर सकते हैं। और एडवांटेज क्या है, इसको ईजिली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं, और हायर प्रोडक्टिविटी होती है। तो हनी को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान होता है, डैमेज नहीं होता कॉम्ब का। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हनी की बढ़ती जाती है। तो अगर हम इससे रिलेटेड देखें, बी कीपिंग से रिलेटेड, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि विच हाइव इज़ यूज्ड इन मॉडर्न एपीकल्चर। तो अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हनी इक्विपमेंट्स की। तो हनी इक्विपमेंट्स जो हैं जनरली जो है वो बी व्हील हो सकता है, और जो कि प्रोटेक्ट करता है बी कीपर्स को। जब हम हनी बी की कॉलोनी को जब इंस्पेक्ट करते हैं तो वो हम बी व्हील लगा लें तो उससे क्या है कि हनी बीज हमारे पे अटैक नहीं कर सकती। स्मोकर है, जब हम हनी बीज को हटाएं उस फ्रेम में से, तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही जो इमेज लगाई थी उसमें स्मोकर से हनी बीज को हटाया जा रहा था। हाइव टूल जो है दैट सेपरेट्स द फ्रेम, तो फ्रेम्स को उठाना हाइव टूल के साथ जो है वो आसान रहता है। अगर वो कहीं अगर हनी बीज ने वैक्स लगा के उसको फिक्स कर दी तो हाइव टूल से इजीली वो हट जाता है। बी ब्रश है, इससे क्या है, हनी बीज को हटाना जो है वो ब्रश से हटाना आसान हो जाता है, ना कि मतलब हम उसको हाथ से झाड़ नहीं सकते, तो बी ब्रश से उसको हटा देते हैं। हनी एक्सट्रैक्टर है, हम हनी फ्रेम्स को जो जिसमें हनी बीज ने हार्वेस्ट कर रखा हुआ उन फ्रेम्स को हम हनी एक्सट्रैक्टर में डाल के हनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर एक्सट्रैक्शन कैसे होती है की हनी कॉम्ब में से, तो ये बहुत ही मतलब साइंटिफिक तरीके से होती है और अच्छा मेथड है। इसमें कोई लॉस नहीं होता हनी बी की हाइव की फ्रेम पे वैक्स का, और उसको रीयूज़ कर सकती है हनी बी, तो उनकी बड़ी सारी एनर्जी बच जाती है जो कि उन्होंने कॉम्ब बनाने में करनी होती है। अब इसमें क्या होता है कि इट इज़ कैरिड आउट केयरफुली, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इससे क्या है, हनी फिल्ड फ्रेम को हम रिमूव करते हैं, उठाते हैं पाइप से,
और उसकी जो वैक्स कैपिंग है उसको हम काटते हैं, स्क्रैप करते हैं और फिर उन सेल्स को एक्सपोज कर देते हैं। और जब वो अनकैप्ड सेल्स हमने एक्सपोज कर दी तो उस फ्रेम को हम हनी एक्सट्रैक्टर में प्लेस कर देंगे और फिर उसको 3-4 फ्रेम्स की जितनी भी जगह होती है, मल्टीपल फ्रेम्स की जगह भी हो सकती है हनी एक्सट्रैक्टर के अंदर। तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से उसको जब हैंडल से हम घुमाएंगे तो सारा हनी जो है वो उससे बाहर निकल आएगा और फिर जब वो खाली हो जाती हैं फ्रेम्स तो हम उनको दोबारा से उठा के जो है वो फ्रेम को रीयूज़ कर लेते हैं, हाई बॉक्स में डाल देते हैं। और जो हनी होता है वो उस एक्सट्रैक्टर में से उसका जो टैप लगा होता है उसमें से हम किसी कंटेनर में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या रहते हैं? हनी फ्रेम को रिमूव किया हमने हाइव में से, उसको अनकैप किया और उसको फिर हम हनी एक्सट्रैक्टर में डाला और फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमने हनी को सेपरेट कर लिया और उसको फ़िल्टर कर लिया और उसके बाद उसको स्टोर कर लिया। तो ये सिंपल से स्टेप्स जो हैं, ये साइंटिफिकली जो है वो हमने हनी को हार्वेस्ट किया हनी बी से। अब हनी की प्रोसेसिंग कैसे होती है? अब हनी की प्रोसेसिंग जो है, ये भी साइंटिफिक तरीके से होती है ताकि उसमें कम से कम कंटेमिनेशन हो और उसकी लाइफ बढ़े और उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जा सके। तो हम क्या करते हैं कि जो उसके वैक्स पार्टिकल्स हैं और इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको फ़िल्टर कर लेते हैं और इट इज़ देन प्रोसेस्ड बाय माइल्ड हीटिंग। थोड़ा-सा उसको हीट करेंगे और उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है, वो कम हो जाएगा। जितना हमें डिज़ायर्ड है, हम उ उस लेवल तक उसको हीट करके उसका मॉइस्चर कम करेंगे और फिर एयर टाइट कंटेनर्स में उसको स्टोर कर लेंगे। जिससे कि इसकी प्योरिटी भी बनी रहेगी और सेल्फ लाइफ भी बनी रहेगी। तो एक बार रिकैप करते हैं हम स्टेप्स को। सबसे पहला कि उसको फ़िल्टर करना, फ़िल्ट्रेशन है। दूसरा उसको हीटिंग करना, मॉइस्चर को रिमूव करना और तीसरा स्टोर करना एयर टाइट कंटेनर में। तो अगर अच्छा हनी उसकी क्या कैसे मतलब कंडीशन रहती है कि उसकी मॉइस्चर जो है वो 20% से कम होनी चाहिए। उसमें एरोमा होना चाहिए, उसकी खुशबू आनी चाहिए और उसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए, गाढ़ापन जो है उसका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। जब हम उसको पानी में एक ड्रॉप डालें तो वो एकदम से मिक्स ना हो जाए, तो उसका पता चल जाता है कि ये अच्छा विस्कस हनी है। फिर वी पास्चरेज की बात करते हैं। वी पास्चरेज है कि मधुमक्खियों को जो है वो खाना कैसा चाहिए होता है। अब मधुमक्खियाँ या हनी बी जो हैं, वो अपना फूड जो है वो फ्लावर से इकट्ठा करती हैं। और फ्लावर्स के अंदर नेक्टर होता है और पोलन्स होते हैं। तो हनी बी जब उसको ट्रैवल करती हैं फ्लावर को तो उसकी बॉडी के ऊपर पोलन चिपक जाते हैं और साथ में जो उसके जो नेक्टर होता है उसको वो सक करके एनगल्फ कर लेती हैं। अब वो जो है वो जो पोलन्स हैं उसकी बॉडी के ऊपर जो उसकी लेग्स होती हैं उसमें पोलन बास्केट होती है जिसको कॉर्बिकुलम कहते हैं। तो उसके ऊपर वो इकट्ठा कर लेती हैं। हमने देखा होगा कि जब कभी भी हनी बीज़ उड़ रही होती है, फूलों पे बैठती है तो उनकी लेग्स के ऊपर गोल-गोल जो है वो येलो कलर की जो है वो बॉल सी बन जाती है, तो वो पोलन बास्केट होती है वहाँ पे। तो ये जो है वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ हनी प्रोड्यूस जो है वो इट डिपेंड्स लार्जली ऑन द अबंडेंस ऑफ द सूटेबल फ्लावरिंग। तो अगर जितने अच्छे फ्लावर्स अवेलेबल होंगे, जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हनी भी जो प्रोड्यूस कर सकेंगे हनी को। और प्लांट्स जो हैं जैसे कि मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, लीची हो गया, यूकलिप्टस हो गया, सिट्रस, नीम, क्लोवर, तो ये जो है ये नेक्टर के बड़े अच्छे सोर्स होते हैं। और इंडिया में काफ़ी मतलब जो क्रॉप्स जो है क्रॉप की जो यील्ड है वो सारी इनके ऊपर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा हनी बीज़ विज़िट करेंगी उतनी ज़्यादा अच्छी क्रॉप यील्ड होएगी। तो बी कीपर्स क्या करते हैं कि एग्रीकल्चरल जो बड़े-बड़े एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके उनके खेतों में अपनी पेटियों को रखते हैं, तो वहाँ से उनको काफ़ी क्वांटिटी में जो है वो नेक्टर भी मिल जाता है और नेक्टर के साथ में पॉलिनेशन की सर्विस भी इन इन टर्न जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छा जो है वो एग्रीकल्चरल सर्विस है और साथ में गेनिंग भी हो जाती है। तो बी पास्चरेज के एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस किए, एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे मस्टर्ड है, सनफ्लावर, लीची, यूकलिप्टस सफेदा है, नीम हो गया, क्लोवर हो गया, सिट्रस प्लांट्स हो गए। तो ये जो है इनसे अच्छी क्वालिटी का हनी जो है वो तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं हनी और बीज वैक्स की। तो हनी जो है एक स्वीट सब्सटेंस है, विस्कस है, गाढ़ा सब्सटेंस है। जो हनी बीज उसको नेक्टर से प्रोड्यूस करती है और इट मेनली कंटेन्स शुगर्स। शुगर्स होते हैं इसमें। कौन से शुगर होते हैं? फ्रक्टोज और ग्लूकोज होते हैं। तो कुछ अमाउंट इसमें पानी का भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं उसमें, विटामिन्स भी होते हैं, एंजाइम्स और ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो हनी को जो है वो एक नेचुरल स्वीटनर के रूप में भी उसको यूज़ किया जाता है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो इसको एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट नेचर की वजह से भी एज मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो इसको और जगह मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स में और हेल्थ फूड्स में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। और वीज वैक्स देखें तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हनी बीज जो बनाती हैं। तो इनके जो ग्लैंड सेल्स होते हैं जिनको वैक्स ग्लैंड्स कहते हैं उनसे सिक्रीट होता है, वर्कर बीज में होते हैं ये। और जो वी जो है वैक्स को अपनी कॉम्ब बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी कॉम्ब की फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज़ जो है वो हम लोग इंसान ने कैंडल मेकिंग में यूज़ स्टार्ट कर दिया, कॉस्मेटिक्स में यूज़ कर दिया, फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ कर दिया, पॉलिश बनाने में, वाटर प्रूफिंग में और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में। तो काफ़ी इसकी एप्लीकेशन है वीज वैक्स की भी
हमारी जो ह्यूमन बीइंग की जो जितनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हनी की जो कंपोजिशन है, रिकैप कर लेते हैं हम थोड़ा-सा हनी बीज वैक्स को। फ्रक्टोज़, ग्लूकोज़, वाटर और विटामिन, मिनरल जैसी एंजाइम जैसी चीज़ें होती हैं हनी में। इनके यूज़ जो है वो स्वीटनर, मेडिसिनल, कॉस्मेटिक्स और एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में किया जाता है। बीज वैक्स की बात करें तो वैक्स ग्लैंड्स की सिक्रीशन है ये वर्कर बीज की, और ये कैंडल बनाने में, कॉस्मेटिक्स, फार्मा में, पॉलिश में, वार्निश में, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में, तो बड़ी सारी चीज़ों में जो है वो बीज वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं हनी बीज के पेस्ट और डिसीजेज की। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है धरती के ऊपर जिसको बीमारी ना लगे, या जिसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो खाने या डराने की कोशिश ना करे। तो हनी बीज भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको भी नेचुरली जो वो डिजीज और पेस्ट का खतरा रहता है। तो बड़े सारे पेस्ट और बड़ी सारी बीमारियां जो है हनी बीज को भी परेशान करती हैं, जिससे उनकी हनी प्रोडक्शन कम हो जाती है और उनकी कॉलोनी जो है वीक भी हो जाती है, कई बार खत्म भी हो जाती है। तो अगर हम कॉमन पेस्ट और वैक्स की बात करें, कॉमन पेस्ट की, तो वो है वैक्स मॉथ, और जो कि हनी कॉम्ब को जो है वो खा जाता है, खराब कर देता है उसकी वैक्स को। एंट्स और वॉस्प भी जो है वो उसके बड़े दुश्मन हैं, जो कि अटैक कर देते हैं कॉलोनी को, वन बाय वन उनको मार देते हैं। और कुछ ऐसे पक्षी हैं जो हनी बीज को खा जाते हैं, मार देते हैं, और कुछ उनके हनी को चुरा लेते हैं। उनको बी बेजल्स भी कहा जाता है, जो जो एनिमल जो हैं जो उनके शहद को चुराते हैं। अब डिजीजेज की बात करें तो हनी बी में बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकते हैं, जिसका नाम अमेरिकन फॉल ब्रूड है, फंगल ब्रूड है, ठीक है, चॉक ब्रूड है, और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जैसे सैक ब्रूड है, और कुछ पैरासिटिक इन्फेस्टेशन हो सकती है। अब पैरासिटिक इन्फेक्शन में बेरोआ माइट है, जो कि उसको नुकसान पहुंचाता है। अब इसकी मैनेजमेंट की भी बड़ी सारी जो है वो ज़रूरतें हैं, चाहे पेस्ट हों, चाहे डिजीज़ेज़ हों। और इससे क्या है, कॉलोनी की हेल्थ को बनाने के लिए उसकी हाइजीन बहुत ज़रूरी है, साफ़-सफ़ाई बहुत ज़रूरी है, और लगातार हम इंस्पेक्ट करते रहें कॉलोनी में कि कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, और हम जो इन्फेक्टेड फ्रेम्स हैं, कॉम्स हैं, उनको हटाते रहें। तो ये कंट्रोल मेजर्स जो हैं, कॉलोनी की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे पेस्ट का एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। वैक्स मॉथ, जो कि कॉलोनी की कॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर देता है। वॉस्प जो है वो बीज को किल करती हैं। एंट्स हाइव को अटैक करती हैं और शहद को चुराती हैं, और जो बर्ड्स हैं वो हनी बीज को खा जाते हैं। अब इनके कंट्रोल के क्या तरीके हैं? साफ सफाई मेंटेन करके रखें हम हाइव में, और जो इन्फेक्टेड कॉम्ब्स हैं उनको हटा दें, साफ कर दें, और प्रोटेक्टिव हाइव स्टैंड्स की हम यूज़ करें। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हनी बीज़ के लिए मतलब उनकी कॉलोनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अब हम डिजीज़ेज़ की बात करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ में नाम आता है अमेरिकन फॉल ब्रूड का, एएफबी कहते हैं इसको, और फंगल डिजीज़ में नाम आता है चॉक ब्रूड का, और वायरल डिजीज़ में नाम आता है सैक ब्रूड का, और पैरासिटिक डिजीज़ में नाम आता है बेरोआ माइट इन्फेस्टेशन या बेरोआ माइट इन्फेक्शन। तो 4 टाइप के डिजीजेज़ होते हैं, एक बैक्टीरियल, फंगल, वायरल और पैरासिटिक। बैक्टीरियल में एएफबी आता है, फंगल में चॉक ब्रूड आता है, वायरल में सैक ब्रूड, और पैरासिटिक में बेरोआ माइट। तो ये चारों डिजीजेज़ जो हैं वो हनी बी की कॉलोनी को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, और इनके अपने जो हैं वो सिम्पटम्स होते हैं, वो पता चल जाता है उनसे। अब हाइजीन की बात करते हैं हम कंट्रोल मेजर में, तो ये बहुत ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाइजीन है, साफ़ सफाई मेंटेन करके रखना, और जो जो भी इन्फेक्टेड कॉलोनीज़ हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देना। एक फ्रेम है या पूरी कॉलोनी है तो उसको सारी को डिस्ट्रॉय कर देना, ताकि वो फैल ना सके वो पर्टिकुलर बीमारी। और जो है वो यूज़ अप्रूव्ड मेडिकेशंस, उन दवाइयों का यूज़ करना जो अप्रूव्ड हैं, ऐसे नहीं देसी तरीकों से हमने उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी, तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अब हनी बीज़ की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो हनी बीज़ जो है वो इकोनॉमिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है। इनके बगैर अर्थ में लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनेशन का इतना बड़ा काम करती है जो और कोई नहीं कर सकता, कोई लेबर नहीं कर सकती, कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं करता। तो इसके जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रोल है, दैट इज़ पॉलिनेशन। इनकम जनरेशन होती है, चाहे हनी से हो, चाहे क्रॉप की यील्ड से हो, चाहे वैक्स से हो, चाहे और प्रोडक्ट्स से हो हनी बीज़ के। तो मेडिसिनल हनी की प्रोडक्शन करना और एक्सपोर्ट पोटेंशियल, तो बड़ी सारी जो है वो प्रोडक्ट्स को हम तैयार करके उनको अच्छे रेट में, अच्छे प्राइसेस में हम उनको बेच सकते हैं। तो हनी बीज जो है वो पॉलिनेशन की जो यील्ड जो है क्रॉप की, वो 30 to 70% इंक्रीज कर सकती है। इस अगर हनी बीज पॉलिनेशन ना करें तो मतलब यील्ड इतनी घट सकती है। तो इसके साथ हमने जो है वो हनी बीज का कैसे रेयरिंग की जाती है, कैसे मैनेजमेंट है, उसके प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, उसके टाइप्स, लाइफ साइकिल, उसकी इंपॉर्टेंस, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडीड एपिकल्चर कंप्लीट लेक्चर इंक्लूडिंग हनी बी स्पीसीज, लाइफ साइकिल, colony organization and beekeeping methods. So now it is your turn to answer in comments, और आपने बताना है कि हनी बीज जो है विच कास्ट परफॉर्म मैक्सिमम वर्क इन हनी बी कॉलोनी।
सो इफ़ दिस लेक्चर हेल्प्ड यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब काशिब एजुकेशन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द मिलते हैं, और आप चैनल को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।